नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप काफी शांतिपूर्ण तरीके से होली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उससे पहले पूरे रिजल्ट गुरु टीम की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और होली एक ऐसा पावन त्योहार है जिस पर हमें अपने परिवार सहित मिलजुल कर इस त्योहार को सेलिब्रेट करना है, इस पावन त्योहार को मनाना है। हमको उन व्यक्तियों से दूर रहना है जो व्यक्ति मदिरापान करते हैं या फिर इस त्योहार की महत्वता को नहीं समझते, इस त्योहार को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। अच्छा, अपने परिवार के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करिएगा। अपने परिवार से बड़ा और कुछ नहीं है ना, आस पड़ोस से भी जितने भी बुजुर्ग हैं सभी का आशीर्वाद लेना है हमको, चलेगा बिल्कुल। अच्छा, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी इस क्लास को शुरू करता हूं, आगे आइएगा मेरे साथ। अभी तक अगर आपने रिजल्ट गुरु का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे, यहां से आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। इस पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, इस पहले क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। इस पहले क्वेश्चन का सटीक उत्तर क्या होगा, इस पहले क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध, आजकल तो गुलाल ही गुलाल उड़ रहा होगा, चलेगा। अच्छा जी, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। और आप सभी को सैल्यूट है कि आप होली के पावन अवसर पर अपनी पढ़ाई को महत्व दे रहे हो, अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल रहे हो, सैल्यूट है साहब आपको, आगे आएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइएगा। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा या सामान्य भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा या फिर अपूर्ण भूतकाल होगा। सटीक तरीके से बताना है। इस प्रश्न का सटीक तरीके से उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सटीक तरीके से सभी को इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा जी। अच्छा, सभी का उत्तर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिएगा यहां से, देखिएगा दूर हो गई, क्या हो गई सब, दूर हो गई थकावट। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सामान्य भूतकाल में है, मतलब गई, दूर हो गई, भूतकाल। अच्छा, भूतकाल के बारे में एक और चीज याद रखिएगा हमेशा, भूतकाल 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भूतकाल, 6 प्रकार से होता है। और अगर कहा जाए आपसे वर्तमान काल, वर्तमान काल कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार का होता है वर्तमान काल। अक्सर कई सारी बुक्स में गलत जानकारी दी है, लेकिन हमको सही जानकारी करनी है, हमें पता है 5 प्रकार से होता है। और कहा जाए आपसे भविष्य काल के बारे में, इसके बारे में, भविष्य काल के बारे में अगर कहा जाए तो बताइएगा 3 प्रकार से होता है भविष्य काल। और इस काल का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी व्याकरण के अनुसार समय। समय या तो चल रहा होगा, समय या तो गुजर चुका होगा, या आने वाला समय होगा। भूत, भविष्य, वर्तमान, यही होते हैं। आगे आएगा, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। स्टार बनाएगा इस प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर सभी को बताना है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या होता है। जी हाँ भाई, अरे वाह जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर है जी आपके। देखिए, इनकी ना एक 3 रचना है, 3 रचनाओं का एक संकलन है जिसको कहा जाता है बीजक। साखी, सबद, रमैनी, क्या है साहब, एक नाम है साखी रचना का, एक है सबद, एक है रमैनी, क्या है रमैनी। ये 3 रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। क्या कहते हैं, बीजक। और कबीरदास जी के गुरु जी का नाम बताइएगा कि कबीर जी के गुरु का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में। कबीर जी के गुरु का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। आगे आएगा, हाँ जी, सभी को राधे राधे, सभी को हैप्पी होली, सभी को नमस्कार, आगे आना है। चलिए, लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। मुहावरा अर्थात जो पूर्ण वाक्य नहीं होता, अर्थात इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी नहीं किया जा सकता। हमेशा वाक्य के या तो आगे वाले भाग में इसका प्रयोग होता है, बीच वाले भाग में, या फिर अंतिम वाले भाग में। लेकिन प्रयोग हमेशा कहां होगा, वाक्य में इसका प्रयोग होगा, याद रखिएगा। आगे आते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइएगा। लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। लोहे के चनों का शौकीन होना, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। लोहे के लिए मारे मारे फिरना, नहीं। बहुत खतरा उठाना, ये भी नहीं। बहुत कठिनाई का सामना करना। लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत कठिनाइयों का सामना करना। आपके माता पिता आपको लोहे के चने चबाकर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी बताना है। अकुलाना का समानार्थी क्या होगा, प्रसन्न होना होगा, अभिवादन होगा, सवरना होगा, या फिर व्याकुल होना होगा। इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। सटीक तरीके से बताइएगा कि अकुलाना मतलब हड़बड़ाहट कहना सही नहीं होगा, एक तरीके से बेचैनी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बेचैनी। तो सटीक अर्थ हो जाएगा व्याकुल होना।
क्या होना, अकुलाना मतलब व्याकुल होना। और एक और चीज के बारे में याद रखिएगा, अगर मुहावरे की बात कर रहे हैं हम, किसकी, मुहावरे की, तो मुहावरा एक बार पूछा गया है, क्या मुहावरा एक शब्द का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुहावरे के लिए आवश्यक तत्व यही है कि उनमें दो शब्द होने चाहिए कम से कम। शब्द का दूसरा नाम पद भी होता है, ये भी याद रखिए। अच्छा, देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, एक काव्य की पंक्ति है। सबसे बढ़िया देखो, आज की क्लास में मैं एक शब्द का बहुताय मात्रा में प्रयोग करूंगा, काव्य। किसका? काव्य का। काव्य किसको कहेंगे? अगर आपके मन में कोई भी बात है, अगर आपने वह कहीं पर लिख दी, चाहे एक लाइन हो, चाहे पूरी की पूरी किताब हो, पद्य में हो, गद्य में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काव्य कहलाएगी। काव्य दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? एक तो होता है दृश्य काव्य, जिसको हम देख सकते हैं। एक होता है आपका श्रव्य काव्य। कैसा हो सकता है? श्रव्य काव्य, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, श्रव्य काव्य जो होता है ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है पद्य काव्य, एक होता है गद्य काव्य। क्या होता है? गद्य काव्य। पद्य जो रचनाएं गाई जा सकें, क्या? जो रचनाएं गाई जा सकती हैं और जो रचनाएं पढ़ी जा सकती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गद्य। याद रखिएगा। अच्छा, अगर कोई रचना ऐसी भी हो जो आदि गद्य में हो, स्टार बनाएगा इस प्रश्न पर, कोई रचना ऐसी भी तो हो सकती है जो आदि गद्य में हो। अच्छा रुकिएगा, जो आदि तो गद्य में लिखी हो और आदि लिखी हो पद्य में, मतलब मिश्रित रूप से हो गद्य और पद्य में, उस काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। क्या कहते हैं उसको? चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। स्टार बनेगा इस प्रश्न पर। अब देखो, देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। अब देखो इस पंक्ति में अरविंद क्या है? अरविंद क्या है भाई? देखो अरविंद कहते हैं कमल को। किसको कहते हैं? कमल को। अब यहां पर हमसे कहा गया है कि कमल के समान कई सारे बच्चे सो रहे हैं। किसके समान? कमल के समान। हमने बच्चों की तुलना करी किससे? कमल से। और जिससे तुलना करी जाती है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं उपमान। याद रखिएगा। और जिसकी तुलना करी जाती है, तुलना किसकी कर रहे हैं? बच्चों की कर रहे हैं, तो शिशु वृंद क्या हो जाएगा? ये उपमेय हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। साधारण धर्म, जिस धर्म पर, जिस गुण पर तुलना करी जाती है, वाचक शब्द, जिन शब्दों से तुलना करी जाती है, उनको कहते हैं वाचक। तो सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? क्या विभावना अलंकार, वीपसा अलंकार, प्रश्न अलंकार, अर्थ अलंकार? अच्छा जी, देखो इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने बात करी है किसकी? अर्थ की, कि अर्थ के माध्यम से ही चमत्कार, माफी चाहूंगा, चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अलंकार, इस शब्द को थोड़ा सा याद रखिएगा, बच्चों वाला शब्द है अलंकार। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है आभूषण। क्या निकलता है जी? आभूषण। इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, तीन प्रकार से होता है, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार। ये भी याद रखना है। शब्दा, अर्था, उभया, तीन प्रकार से अलंकार हो सकता है। अच्छा जी, अब हमसे कहा गया है जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसका और कुछ उत्तर नहीं निकलता, विकल्प डी निकलता है, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार आपके 30 से भी अधिक है, लेकिन सभी को नहीं पढ़ना होता, मुश्किल से 6 या 7 पढ़ते हैं, चलेगा बिल्कुल। एक अलंकार वाली वन शॉट वाली वीडियो पड़ी है, इसी प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना, देखना, सभी डाउट क्लियर हो। अलंकार के बारे में जो बात आपको जाननी है ना, वो यहां पर है। ठीक है? क्या? इसका प्रयोग हमेशा पद्य में किया जाता है, पद्य काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है। किस किस का? इसका भी, और छंद का भी कहां पर प्रयोग किया जाता है? पद्य काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। आगे चलते हैं, गद्य में इसका प्रयोग नहीं होता। डैश खिड़की का शीशा तोड़ा है, डैश बता दे। हाँ भाई, तो यहां पर दो विकल्प यहां पर आएंगे रिक्त स्थानों में। कौन कौन से? अच्छा, वो कौन खिड़की, नहीं भाई ये नहीं हो। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा है, तुम्हारे नहीं भाई, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, या वह। देखिए यहां पर आ जाएगा आपका कौन सा शब्द? जिसने। क्या आ जाएगा साहब? जिसने आ जाएगा। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह मुझको बता दे, वह मुझको बता दे। और वह क्या है साहब? वह एक प्रकार का सर्वनाम है। अब आपको बताना है किस प्रकार का सर्वनाम है, कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, तो इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जानते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? कमेंट करके बताइएगा कौन सा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग अर्थात जो हमको पुरुष जाति के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? पुरुष जाति के बारे में जो शब्द बताएगा क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। और हिंदी व्याकरण में एक शब्द होता है अपना
अपना लिंग। क्या होता है? लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ हमसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम? चिन्ह या फिर वर्ग अर्थ बताएंगे या फिर जाति कहेंगे। क्या कहेंगे? जाति अर्थ कहेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, इसका ये दो प्रकार से होती है। एक तो होता है पुरलिंग। क्या होता है? पुरलिंग। एक होता है आपका स्त्रीलिंग। क्या होता है जी? स्त्रीलिंग होता है, ये भी याद रखिएगा। पुरलिंग जहां से पुरुष जाति के बारे में पता चले, स्त्रीलिंग जहां से मात्रा, अच्छा, माता जाति या फिर स्त्री जाति के बारे में पता चले। संस्कृत में कितने प्रकार के लिंग हुआ करते थे? 3 प्रकार के। यहां पर तीसरे वर्ग को कहते थे क्लीव वर्ग। क्या कहते थे? क्लीव वर्ग नाम दिया जाता था, जिसका अर्थ होता है नपुंसक लिंग। इंग्लिश में भी कितने प्रकार के लिंग होते थे? 3 प्रकार के। यहां पर तीसरे वर्ग को कहते थे न्यूट्रल जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। हाँ जी, कौन सा पुल्लिंग होगा? चिड़िया होगा, भुजा होगा, जाति होगा, कपड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताइए जी। हाँ जी भाई, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ साहब, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सभी के कमेंट, आप सभी को उत्तर करने हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल। अच्छा देखिएगा, कपड़ा कहाँ रखा है, कपड़े का रंग कैसा है? सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुष जाति के बारे में जो बताएगा कपड़ा। ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अच्छा, हमसे पूछा जाता है ज्वार। ज्वार क्या है? एक अनाज का नाम है, ये भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि दही खाया जाता है या फिर दही खाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, मैंने पूछा आपसे, ये जो दही है, ये जो दही है, ये खाया जाता है या फिर ये खाई जाती है? अर्थात क्या ये पुल्लिंग है या फिर ये स्त्रीलिंग है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये किस प्रकार का है? आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य आपको बताना है। चलिएगा, सही वाक्य बताइएगा। अच्छा जी, देखो यहां पर आप शब्द का प्रयोग हुआ है और हम सभी जानते हैं आप शब्द का प्रयोग जहां पर भी आप करते हो, ये आदर सूचक शब्द है। आदर सूचक शब्द कौन सा शब्द है? आदर सूचक शब्द है। आदर सूचक शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें होता है? बहुवचन में। यहां पर चले जाओ का प्रयोग नहीं होगा, चले जाइए, चले जाइए। देखिए भाई, कहां पर है? चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइए। विकल्प नंबर सी इसका सटीक उत्तर होगा। गलती कहां थी? गलती थी विकल्प नंबर मतलब सबसे आखिर में। अच्छा, आगे आना है, आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइएगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, हम सभी को पता है। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। एक होती है मूलावस्था, दोनों के बारे में बताना है, दोनों कौन कौन सी होती है। देखिएगा, मैंने एक विशेषण लिखा अधिक। क्या लिखा मैंने? अधिक। एक विशेषण लिखा। अधिक किस अवस्था में है? वर्तमान में। यह है मूलावस्था में। किसमें है? मूलावस्था में। अगर मैं कहता हूं अधिकतर, मैं क्या कहता हूं साहब? मैं कहता हूं अधिकतर। अधिकतर किस अवस्था में है? यह है आपका उत्तमावस्था में। कौन सी में है? उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था में। अगर कहा जाए आपसे अधिकतम, क्या कहा जाए? अधिकतम कहा जाए तो यह है आपकी उत्तमावस्था में। किसमें है? उत्तमावस्था में है, याद रखें। किस अवस्था में है? उत्तमावस्था में, याद रखना है। हाँ जी भाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक तो होती है इसकी उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था के बारे में तो हमको बता ही दिया। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा और आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम आपको बताना है। प्रचुर किसको कहते हैं? जैसे आपने कई बार सुना होगा कि दूध प्रचुर मात्रा में पिया करो, तो प्रचुर मतलब बहुताय मात्रा, एक सीमित मात्रा। अच्छा जी, प्रचुर का सटीक विलोम शब्द बताना है। उर्द होगा, अल्प होगा, मृदुल होगा, निम्न होगा। सटीक उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अल्प वालों खुशियां मनाओ, खुशियों के दिन आ गए। बिल्कुल सही है आपका। आगे आना है, आगे चलना है साहब। निम्न में से बंधु का बहुवचन रूप कौन सा होगा? कमेंट करके बताइएगा कि बंधु का बहुवचन क्या होगा। अभी चाहूंगा जी, बहुवचन। बहुवचन बनाना है। देखिएगा, ये होली का माहौल है साहब, होली का माहौल है। इस माहौल में थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, कई सारे बच्चे ज्यादा ही होली खेलते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। और गुब्बारे किसी को किसी पर नहीं मारने हैं, ठीक है ना। कमेंटों में भी गुब्बारे नहीं मारने हैं, याद रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं देखो रिप्लाई दूं या ना दूं उसकी एक अलग बात है, लेकिन मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, सभी के कमेंट मेरे माइंड में है। आगे आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 12। किस किसने उत्तर दिया क्वेश्चन नंबर 12 का? 12 के बारे में बताइएगा जी। हाँ जी, 12 का सटीक उत्तर क्या है? देखो यहां पर देखो, अगर आप इस शब्द में वर्ग जोड़ दोगे अंतिम में, इसका बहुवचन बन जाएगा, बंधु वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अच्छा जी, आगे आइएगा, आगे चलते हैं। यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनना है या फिर सही वाक्य चुनना। अब देखो यहां से 1-2 शब्द पर हमको ध्यान देना है। किन किन शब्दों पर? एक शब्द है अपना वाक्य। कौन सा शब्द है? वाक्य। वाक्य की बात करें तो भाषा की
सबसे बड़ी इकाई है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य है, याद रखिएगा। कौन सी है? वाक्य है। कौन सी है? वाक्य है, ये आपको याद रखना है। कौन सी है? वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में उत्तर बताइएगा। इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर किस किसने दिया है कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का किस किस बच्चे ने उत्तर दिया देखिएगा। यहां पर क्या होगा? यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ये इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बी वालों बिल्कुल सही। आगे चलिएगा, आगे आते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में क्या होता है? मुंह काला ही होता है। कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इस लोकोक्ति का दूसरा नाम हम जानते हैं कहावत के नाम से। किसके नाम से साहब? कहावत इसी को कहते हैं। इसको एक वरदान प्राप्त है, क्या? कि ये पूर्ण वाक्य होगी। क्या होगी ये होगी आपकी पूर्ण वाक्य, याद रखिएगा। पूर्ण वाक्य होने से इसको एक फायदा है कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वतंत्र यानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए में ही उत्तर छुपा बैठा था, हम पता नहीं कहां ढूंढ रहे थे। आगे आना है। निम्न में से सही जोड़ी को चुनना है। सही जोड़ी कौन सी होगी? देखिए, महादेवी वर्मा ख्याति, नासिरा शर्मा त्रियाहट, जयशंकर प्रसाद यामा, सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा। सही जोड़ी के बारे में बताइएगा। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? देखिए, महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, या फिर इनको आधुनिक मीरा के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आधुनिक मीरा के भी नाम से इनको जाना जाता है, याद रखिए। आधुनिक मीरा किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। अच्छा, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है यामा, जिसको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, सबसे बड़ा पुरस्कार है किस क्षेत्र का? साहित्य के क्षेत्र का। आगे आएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसका? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया था? यह दिया गया था आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को। आगे आइएगा। दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सटीक उत्तर क्या निकलता है? कमेंट बॉक्स में बताना है साहब आपको। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब खतरा। चलिए, दिल्ली से, यहां पर क्या आ जाएगा? दिल्ली से मेरठ की दूरी, किसकी दूरी? मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होता है। क्या होता है? डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। आगे आना है। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विशेष दर्शाएगा, प्रति विशेषण दर्शाएगा, या विशेषण दर्शाएगा, या फिर क्रिया विशेषण दर्शाएगा? कमेंट करके बताइएगा इसका सटीक उत्तर क्या होता है जी। कमेंट करके आपको बताना है। देखिएगा, विशेष की बात करूं, विशेष शब्द क्या होता है साहब? विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। छाप कर रखिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए। अच्छा, प्रति विशेषण, ये प्रति या कह लो या फिर प्रविशेषण कह लो। विशेषण की विशेषता बताना। किसकी विशेषता? विशेषण की विशेषता बताना। विशेषण की विशेषता बताना क्या कहलाएगा? प्रति विशेषण या प्रविशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। आगे आइएगा। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता बताता है, याद रखिएगा। सटीक उत्तर बताइएगा। अच्छा, सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 का सटीक उत्तर, अच्छा जी बिल्कुल गलत। कोई बच्चा कर रहा है गलत। अच्छा, कई सारे बच्चों के सही भी हैं। देखिएगा, उन्नत, जैसे मैं कहूं कि गेहूं की किस्म उन्नत है, तो मैंने किसकी तारीफ करी? मैंने गेहूं की विशेषता बताई। मैंने किसकी विशेषता बताई? मैंने गेहूं की विशेषता बताई कि गेहूं की किस्म उन्नत है। तो उन्नत एक ऐसा शब्द है जो विशेषण बताता है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? संज्ञा सर्वनाम की। तो ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। आगे आएगा। चलिए, मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है?
याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी की 5 बोली? एक तो आती है आपकी ब्रज बोली, एक आती है आपकी बुंदेली। कौन सी आती है जी? बुंदेली। और एक आती है आपकी पश्चिमी बुंदेली खड़ी बोली। कौन सी आती है? खड़ी बोली, जिसको कौरबी भी कहते हैं, दिल्ली आदि के क्षेत्रों में बोली। अच्छा, एक आती है कन्नौजी। कौन सी आती है? कन्नौजी आती है, इसको भी याद रखिएगा। कन्नौजी के बाद आती है बांगरू। यही 5 बोलियां, बाबू खाता कड़वा बेर। अच्छा जी, आगे आइएगा। हाँ जी, तो देखो ये है ब्रज बोली। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, मथुरा से सटे हुए प्रदेशों में कौन सी बोली बोली जाती है? ये बोली जाती है आपकी ब्रज बोली। ये आपको याद है। बांगरू का जो दूसरा नाम होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है हरियाणवी। क्या होता है? हरियाणवी इसका दूसरा नाम होता है, ये भी। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द चुनना है। भाल का समानार्थी क्या होगा? देखिएगा, भाल को कई लोग मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मस्तक के नाम से जानते हैं। कई लोग भाल को खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। कई लोग सिर कह देते हैं। अच्छा जी, सटीक उत्तर बताइएगा। प्रलय होगा, मस्तक होगा, भाला होगा, उन्नत होगा। सटीक तो उत्तर आपको पता चली गया। खोपड़ी अर्थात मस्तक अर्थात दिमाग। दिमाग भी कई लोग कहते हैं। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? मस्तक हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, देखिए मुझको बताइएगा, भाला, भाला क्या एक अस्त्र है या फिर शस्त्र है? भाला अस्त्र है या शस्त्र है? कमेंट करके बताइएगा। और शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या होता है, ये भी आपको बताना है। आगे चलते हैं साहब। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? लोकोक्ति अर्थात कहावत। क्या है साहब? लोकोक्ति अर्थात कहावत। कहावत को ही क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। पूर्ण वाक्य होती है। क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। अर्थात इसका प्रयोग कोई भी स्वतंत्र रूप से कर सकता है। कैसे प्रयोग कर सकता है? स्वतंत्र रूप से। एक पंथ दो काज, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ से खतरा या कहीं का भी ना रहना, एक समय पर दो कार्यों में सिद्धि। बिल्कुल सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? डी वालों। बिल्कुल सटीक है आपका, डी वालों का बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और आगे आते हैं साहब। चलिए, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखो, अक्सर पूछा जाता है यामा के बारे में। यामा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए 19। अच्छा, हमसे पूछा है नीरजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सटीक उत्तर है। 21 का सटीक उत्तर क्या होगा जी? 21 के बारे में आपको चुनना है। 21 का निम्नलिखित में से सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो, इस पुरस्कार का नाम था सक्सेरिया पुरस्कार। कौन सा था? सक्सेरिया। अच्छा, भारत भारती उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यूपी का साहित्य के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यही है, छाप कर रखिएगा। थोड़ा सा और आगे आते हैं साहब। चलिए जी, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानना है। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया को अगर बहुवचन में रूपांतरित करना हो, मान के चलो कहीं जगह पर विभिन्न बुढ़िया बैठी हो, विभिन्न मतलब अनेक सारी बैठी हो, चलेगा। सटीक उत्तर बताइएगा, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया, अगर किसी भी शब्द के अंतिम में या आ जाए तो उसके ऊपर कुछ जोड़ते हैं बहुवचन बनाने के लिए। अब तो बता दो भाई कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 का सटीक उत्तर बताना। क्वेश्चन नंबर 22 का सटीक उत्तर क्या होगा? हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था, किसी भी शब्द के ऊपर अगर किसी भी शब्द के अंत में या आ जाए, बस कुछ नहीं करना है उसका बहुवचन बनाने के लिए, ऊपर में चंद बिंदु जोड़। क्या जोड़ दो? चंद बिंदु। सटीक उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये वाला इसका बिल्कुल सटीक उत्तर निकलता है। आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विलोम बताना है। देखो, विलोम शब्द बताने के लिए दो चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या है? अगर तत्सम शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए, तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए, उत्तर किसमें करोगे? उत्तर करोगे संस्कृत में। किसमें करोगे भाई? उत्तर करोगे तत्सम में ही। किसमें करोगे? तत्सम में ही उत्तर करोगे। अगर तद्भव का विलोम शब्द पूछा जाए, किसका? तद्भव का, तो हमेशा उत्तर किसमें करोगे? तद्भव में ही उत्तर करोगे, याद रखिए। अच्छा, आगे आइएगा। हाँ जी, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण किसको कहते हैं? फैला देने को, मतलब काफी विस्तार कर दिया, मतलब फैला दिया।
अच्छा जी, एकत्र, वितरण, भीतर, विस्तार। सटीक उसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सटीक उत्तर क्या होगा? देखो, विकीर्ण करना मतलब फैला देना, बिखरा देना। इसका सटीक विलोम हो जाएगा एकत्र करना। क्या करना? एकत्र करना मतलब समेटना। आगे आएगा, आगे चलते हैं। अच्छा देखो, गद्यांश को मैं आपको कराऊंगा सबसे आखिर में। गद्यांश वाले प्रश्नों को मैं सबसे आखिर में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताइएगा। दिव्या और सौम्या में से बड़ी कौन सी? ये तो गद्यांश के अकॉर्डिंग था। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द चुनना था। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होगा? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची बताइएगा जी। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कमेंट करके आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा प्रतिक्रिया का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हो जाएगा? क्या प्रत्युत्तर हो जाएगा, या भनभनाहट होगा, बद दस्तूर होगा, यथा नियम होगा? देखो, प्रतिक्रिया किसको कहते हैं? मानकर चलो आपसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो आप उसके बारे में प्रतिक्रिया करोगे। प्रतिक्रिया अर्थात उसका उत्तर देने की कोशिश करोगे। प्रतिक्रिया का एक पर्यायवाची प्रति उत्तर भी होता है, तुरंत उत्तर देना। क्या होता है? तुरंत उत्तर देना। बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अज्ञात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 29 का सटीक उत्तर क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है हमसे? मेरी बहन उच्च शिक्षा डैश ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अब देखो, यहां पर इस रिक्त स्थान में बताइएगा यहां पर क्या आ सकता है? मैं, पर, के, को या के लिए। क्या आ जाएगा? देखो, मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। इस रिक्त स्थान में आ जाएगा के लिए। अच्छा जी, देखिएगा, बहन को एक शब्द पूछा गया था, अनुजा किसको कहते हैं? क्या कहा? अनुजा किसको कहते हैं? अनुजा कहते हैं छोटी बहन को। इसको कहते हैं छोटी बहन को। अग्रजा कहेंगे बड़ी बहन को। और अगर कहा जाए आपसे अनुज किसको कहते हैं? अनुज कहते हैं छोटे भाई को। किसको कहते हैं? छोटे भाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? छोटे भाई को कहते हैं अनुज। और छोटी बहन को क्या कहते हैं? छोटी बहन को कहते हैं अनुजा। आगे आएगा, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि विद्यमान है आपको बताना है। पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सख्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने इस प्रश्न में अशुद्धि पहचान ली ना, तो जी हाँ, आपकी तैयारी काफी अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या निकलता है? सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब देखिएगा, यहां से 2-3 प्रश्न हमारे क्लियर हो जाएंगे। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। याद रखिएगा, गलती कहां पर थी? यहां पर थी। आधुनिक युग के का प्रयोग क्यों होगा भाई? आधुनिक युग की का प्रयोग होगा। आधुनिक युग की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। मीरा के नाम से जाना जाता है। कवित्रियों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई गलती। अच्छा, महादेवी वर्मा, हम महादेवी वर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं और के का प्रयोग करेंगे नहीं भाई, कारक संबंधी शुद्धि है। अच्छा, कारक कह सकते हैं या नहीं भाई? कारक नहीं, वचन संबंधी। आधुनिक, अच्छा, सटीक उत्तर किस में हो जाएगा? सी वाले में इसका सटीक उत्तर छुपा हुआ है, आगे आना है। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य कौन सा हो सकता है? कमेंट करके बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या निकलता है? 31 के बारे में बताना है सर। क्वेश्चन नंबर 31 का सटीक उत्तर क्या होगा? सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या बात है, सभी लोग उत्तर कर रहे हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। वह कितना घृणित दृश्य है। ओह कितना, अच्छा देखो, अगर कोई दृश्य घृणित है, घृणित मतलब घृणा भरा दृश्य है। आप और आपकी महिला मित्र रोड पर वॉक करने निकले हो और साइड में आप देखो कि मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसकी आंखें बाहर आई हैं, आंतें फटी, पेट फटा पड़ा है, आंतें बाहर निकली हुई हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या वहा का प्रयोग करोगे, ओहो का प्रयोग करोगे, या छी का, या फिर आहा का? तो ना तो मैं आहा का प्रयोग करूंगा, ओहो का भी नहीं, वहा का भी नहीं, सिर्फ मेरे मुंह से आएगा छी, कितना घृणित दृश्य है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा छी का प्रयोग हुआ। अच्छा, इसमें अगर रस पूछा जाता है इस पंक्ति में, कौन सा रस होगा? इस पंक्ति में हो जाता भीभत्स्य रस, अर्थात घृणा के लिए जो रस प्रयोग होता है भीभत्स्य कहलाता है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साहब। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी तक हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका सारी की सारी जल चुकी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होता है। मैं थोड़ा सा वेट करता हूं आपके उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का सटीक उत्तर क्या होगा निम्नलिखित में? चलिए जी, क्वेश्चन 32 के बारे में देखो। अन्य उक्ति, अन्य उक्ति किसको कहते हैं? किसी अन्य के ऊपर रखकर कही गई उक्ति अन्य उक्ति कहलाती है। जैसे मानकर चलो, जब हमारे गांव देहात में
जो सासू माएं होती है ना, वे बहू को डायरेक्ट ताना नहीं मारेंगी, वे बात को घुमा फिरा कर कहेंगी, बहू को ताना मारती हैं सासू माएं। अब यही बात किस में आ जाएगी, यही बात आ जाएगी, बात को घुमा फिरा कर कहना, किसी के ऊपर रख कर कहना। मानकर चलो घर में बकरी है, तो अगर बहू को ताना मारना होगा ना, तो पहले बकरी को ताना मारकर बहू तक बात पहुंचा दी जाएगी, बहू समझ जाएगी। क्या हो जाएगा जी, अन्योक्ति अलंकार। अगर बात कहें अतिशयोक्ति की, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर से कहना, जैसे बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भटक जाएगा सूरज। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारीफ कर रहा है और कुछ ज्यादा ही कर दी कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भटक जाएगा सूरज। क्या भाई, प्रेमिका के बालों के छाया से दिन में तो रास्ता सूरज भटक ही नहीं सकता। रूपक, अच्छा जी याद रखिएगा, रूपक जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो। कैसा आरोप हो, अभेद आरोप हो, याद रखिएगा। अच्छा, उपमा जहां पर भी तुलना करी जाए और तुलना करने वाले शब्द आ जाए, उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे आना है, वेदों की संख्या कितनी है, इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता आज की क्लास का। यह सबसे सरल प्रश्न है आज की क्लास का, आपको बताना है वेदों की संख्या कितनी है। और किसी भी बच्चे का इसका भी उत्तर गलत करने की फिराक में हो, नहीं पता है, तो विकल्प नंबर ई उत्तर कर देना। विकल्प नंबर ए में क्या है, हमें ना पता गुरुजी। क्या है, हमें ना पता गुरुजी, हमें ना पता गुरुजी, याद रखिएगा। अच्छा, सटीक तरीके से बताया, क्वेश्चन नंबर 33 का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा। देखो, वेदों की संख्या मानी जाती है 4। कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। हम सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा जी, सबसे पुराना वेद किसको कहते हैं, सबसे पुराना वेद कहते हैं आपके ऋग्वेद को, कहते हैं ऋग्वेद को। अब वैसे तो ये प्रश्न स्टैटिक जीके का है, लेकिन वेद भी तो एक प्रकार का ग्रंथ है, एक प्रकार की पुस्तक है, तो ये प्रश्न हिंदी में भी पूछा जाता है। आगे आना है, चलिए दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण बताना है, पवित्रता से कौन सा विशेषण बनेगा। इस प्रश्न पर स्टार लगाइएगा, अच्छा प्रश्न है, यहां पर आपको देखना है। देखिएगा, अगर बात करी जाए पवित्रता की, किसकी, पवित्रता की, और विशेषण की, विशेषण की सबसे पहले बात करते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अच्छा जी, कितने प्रकार से विशेषता बता सकता है, या तो संज्ञा की मात्रा के बारे में बता सकता है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, या संज्ञा के गुण के बारे में बता सकता है, अर्थात गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, संज्ञा की संख्या बता सकता है, अर्थात संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, या फिर संज्ञा की तरफ इशारा कर सकता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, सामान्यतः 4 ही पढ़ते हैं। आगे आना है। अच्छा देखो, पाक होगा पवित्र, क्या हो जाएगा इसका सटीक उत्तर, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा पवित्र, बिल्कुल सही है आप सभी का। आगे आना है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना तने गंभीर, को घटी वृषभानुजा वे हलदर के वीर। अब यहां पर एक काव्य की पंक्ति दी गई है, काव्य की पंक्ति में आपको अलंकार चयन करना है। अलंकार कौन सा होगा, एक अलंकार के बारे में हमेशा से 2 चीज याद रखनी है आपको। एक तो इसका प्रयोग हमेशा पद्य काव्य में होगा, गद्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। पद्य किसको कहते हैं, ऐसी रचना जो गाई जा सकती है या फिर जो कविता के रूप में हो। अच्छा बिल्कुल, गद्य किसको कहेंगे, जो रचना पढ़ी जा सकती है, जैसे उपन्यास है, कहानी है, हम पढ़ सकते हैं, गा नहीं सकते। आगे आइएगा, बिल्कुल। हाँ, तो अलंकार का प्रयोग बताना, अलंकार का प्रयोग निम्नलिखित में से इस पंक्ति में कौन सा है। देखिएगा, यहां पर 2 शब्द हैं, एक है वृषभानुजा। वृषभानुजा किसको कहते हैं, एक इसका अर्थ होता है गाय, क्या होता है, गाय, और एक इसका अर्थ होता है राधा, क्या होता है, राधा। अब यहां पर एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले। अच्छा जी, यहां पर एक और शब्द देखिएगा, हलदर। हलदर किसको कहते हैं, हलदर कहते हैं जो बैल को, किसको कहते हैं, बैल को। और इसका एक और अर्थ निकलता है बलराम, क्या निकलता है, बलराम। बलराम जी कौन है भाई, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। कौन है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। जहां पर किसी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, वहां पर होता है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाता है, श्लेष अलंकार, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अच्छा, उपमा, जहां पर भी तुलना करी जाए और जहां पर संभावना व्यक्त करी जाती है, वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्षा। जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है, कैसा आरोप, अभेद आरोप, वहां पर होता है रूपक अलंकार। आगे आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 36, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, स्टार बनेगा। देखो, पारितोषिक का पर्यायवाची पूछा जाता है या फिर पारितोषिक का अर्थ भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है पुरस्कार, क्या होता है, पुरस्कार। इसको अरे रुकिए, पुरस्कार इसका एक अर्थ होता है, पुरस्कार को ही पारितोषिक कहते हैं, उपहार। अच्छा जी, साकेत महाकाव्य। अब देखो, दूसरा शब्द यहां पर है महाकाव्य। क्या कोई भी पुस्तक को महाकाव्य कह सकता है, या फिर मानकर चलो मेरे पास एक किताब है, क्या मैं उसको महाकाव्य कह दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। महाकाव्य होने की पहली शर्त क्या है कि इसमें 8 सर्ग होने चाहिए।
और आपको एक और महाकाव्य याद रखना है, कामायनी। कौन सा है साहब? कामायनी महाकाव्य आपको याद रखना है। कामायनी की अगर बात करी जाए, कामायनी की अगर बात करें तो कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कामायनी में सर्गों की संख्या है 15 सर्ग इसमें विद्यमान है। इसका प्रकाशन होता है 1936 में, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें किस रस की प्रधानता है? इसमें आपके शांत रस की प्रधानता है। क्वेश्चन में 36 का उत्तर दिया। किस किसने क्वेश्चन में 36 का उत्तर दिया है? चलिए देखो, आपके उत्तर कई सारे बच्चे सही भी कर रहे हैं और कई सारे बच्चे कर रहे हैं गलत भी। सभी को बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा सभी को। अरे बाजी वाह, हाँ जी भाई। देखो, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मंगला प्रसाद पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार की बात करें तो ये जो पहली बार दिया गया था ना, ये 1991 में दिया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी थे। इसमें 15 लाख रुपए की उपहार राशि दी जाती है। कितने रुपए की? 15 लाख रुपए इसमें मिल। ज्ञानपीठ की बात करें तो ज्ञानपीठ भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ में अगर बात कही जाए, इसमें 11 लाख रुपए की उपहार राशि दी जाती है। 1965 में पहली बार दिया था, हालांकि इसकी स्थापना 4 साल पहले अर्थात 1961 में हो चुकी। आगे आइएगा, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर हमको बताना है। 37 का सही उत्तर क्या होगा? आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? क्या ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, या एक वचन में, बहुवचन में, या फिर सदैव एक वचन में? स्टार लगेगा इस प्रश्न पर। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? देखो, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द छापिएगा। एक तो प्राण शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, हस्ताक्षर का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बाल शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, आंसू का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं, दाम शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, और कोष शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, बाल शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, दर्शन शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है। कई सारे शब्द हैं। समाचार शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, समाचार। लोग का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं, याद रखिएगा। ये सभी शब्द बहुवचन वाले। अब जानते हैं एक वचन वाले शब्द। याद रखें, एक वचन में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? देखिएगा यहां पर एक वचन वाले शब्द। एक वचन में जनता शब्द का प्रयोग किया जाता है, दूध शब्द का प्रयोग एक वचन में करते हैं, पानी का एक वचन में प्रयोग करते हैं, और क्या है साहब? दूध, पानी, जनता। ठुंड शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, सोना, चांदी। इन सभी का प्रयोग कहां पर किया जाता है? एक वचन में प्रयोग होता है, सामान्यता। याद रखिएगा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर किसने दिया है? अच्छा देखो, अभी भी आपके उत्तर आ रहे हैं गलत। क्वेश्चन नंबर 37 के, हाँ जी, तो ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, हर कोई मतलब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक वचन में प्रयोग होगा। आगे आएगा, आगे चलते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी को क्या कहा गया है? राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करा गया है। इस वाक्य में बताना है क्रिया किस रूप में परिवर्तित हो रही है। क्या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में? याद रखिए। देखो, राष्ट्रपिता अर्थात गांधी जी को कहते हैं। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, मतलब पूरे देश का पिता। गुरुजी, यहां से व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक में रूपांतरित हो रही है क्रिया। अच्छा जी, आगे आएगा। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सटीक उत्तर होगा इसका सी। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आना है क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखना। क्वेश्चन नंबर 39 का सटीक उत्तर क्या होगा? 39 के बारे में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या पूछा जाए? कमेंट करके बताना है साहब। क्वेश्चन सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या निकल सकता है? चलिएगा, सभी को बताना है साहब। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बताइएगा जी। 39 में क्या पूछा जाए? स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना था। किसको? स्त्रीलिंग को। याद रखिएगा, अपने हिंदी व्याकरण में एक शब्द होता है लिंग, जिसको हम पढ़ते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। और कहा जाए हिंदी भाषा में ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है आपका पुरलिंग, जहां से पुरुष जाति के बारे में पता चलता है। एक होता है आपका स्त्रीलिंग, जहां से स्त्री जाति के बारे में हमको जानकारी। याद रखिएगा। अगर मैं संस्कृत की बात करूं, संस्कृत में कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। यहां पर तीसरे को कहते हैं क्लीव वर्ग। क्या कहते हैं जी? क्लीव वर्ग के नाम से जाना है, जिसका अर्थ होता है नपुंसकलिंग। क्या होता है? नपुंसक। इंग्लिश में भी 3 प्रकार के होते हैं, वहां पर तीसरे प्रकार को जाना जाता है न्यूट्रल जेंडर के नाम से। याद रखिएगा।
हाँ जी भाई, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जुर्राब है, घाघरा है, पजामा है, कासीकादार है। क्वेश्चन 39 का किस किस बच्चे ने उत्तर दिया है कमेंट करके बताइएगा। अरे बाजी वाह, अभी भी गलत उत्तर आ रहे हैं भाई, देखो कई सारे बच्चे अभी भी उत्तर गलत कर रहे हैं, सभी को किसी को भी गलत नहीं करने। देखिए जुर्राब, जुर्राब कहाँ रखी है? अगर किसी शब्द को पहचानने में दिक्कत हो ना तो उसका वाक्य में प्रयोग करके देखिएगा, आपको पता। जुर्राब कहाँ रखी है, इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सटीक उत्तर जुर्राब एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है। क्वेश्चन में 40 के बारे में बताना है। अच्छा देखिएगा, आपको सैल्यूट है साहब कि आप होली के दिन भी क्लास कर रहे हो। होली के दिन क्लास करना बहुत बड़ी बात होती है। यहां से आपको पता चलता है कि आप अपनी परीक्षा को लेकर कितना सजग हैं, कितने ईमानदार हैं। चलेगा बिल्कुल। और सभी को, हम सभी को होली बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनानी है, कोई भी हुड़दंग नहीं मचाना है। कोई भी, देखो हमको उन व्यक्तियों से दूर रहना है जो मदरापान करते हैं या फिर ऊदम मचाते हैं, ठीक है ना, उनसे दूर रहिएगा। अपने माता पिता के साथ होली सेलिब्रेट करिएगा, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा और उनकी बातों को थोड़ा सा सुनिएगा, जानिएगा, वहां से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। निम्नलिखित में से धूर्त से संबंधित मुहावरा कौन सा है? धूर्त, धूर्त से संबंधित मुहावरा कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, किस मुहावरे का अर्थ धूर्त होता है? धूर्त होता है साहब रंगा सियार को कहते हैं धूर्त। अच्छा जी देखिएगा, एक टब में रंग से भरा हुआ था, एक टब में रंग से भरा हुआ पानी था, उसमें जाकर सियार गिर गया। अब वह बाहर आया तो बोला कि मैं शेर हूं क्योंकि मेरा रंग शेर की तरह हो गया। नहीं भाई ऐसा नहीं, इसलिए इसको धूर्त कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? धूर्त। अच्छा, नाकों चने चबो। अच्छा मैं आपसे एक मुहावरा पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपसे एक मुहावरा पूछा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पूछा नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। मैंने पूछा थाली का बैगन, थाली का बैगन होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। इन दोनों मुहावरे का अर्थ आपको बताना है 2-2 सेकंड के अंदर, ज्यादा प्रश्न नहीं। अच्छा देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं नाक का बाल होना, नाक का बाल होना अर्थात इसका एक ही अर्थ निकलता है बहुत प्रिय होना। क्या होना? बहुत प्रिय होना, अर्थात नाक का बाल होना। थाली का बैगन, थाली का बैगन, अब आपको बताएं थाली का बैगन का अर्थ क्या होता है। अच्छा जी देखिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आपको उत्तर बताने उन प्रश्नों के। जी हाँ चलेगा। देखिएगा, मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं। 2 प्रश्न कौन कौन से? मैंने कहा स्पर्श संघर्षी बताइए मुझको, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं संख्या में? स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताइएगा। मतलब देखो, अपनी हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत भी ऐसे ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है। हमने पढ़ा है ना ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती थी 4। मतलब एक तो होता था सीटी वाला सा, एक होता था षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हाथ से हाथी। ये 4 ऊष्म व्यंजन हुआ करते थे जिनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती थी घर्षण के कारण। अच्छा, ये तालु के द्वारा बोला जाता था, तालु के द्वारा आपका या भी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये होता है अंत्यस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंत्यस्थ व्यंजन। मैंने यहां पर लिख दिया। षटकोण वाला सा मूर्धा के द्वारा बोला जाता था, मूर्धा के द्वारा आपका रारत भी बोला जाता है। सवाल वाला सा दंत के द्वारा बोला जाता है, दंत के द्वारा आपका ला भी बोला जाता है। अच्छा ये याद रखिएगा। हाँ, आपका कंठ द्वार के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? कंठ द्वार के द्वारा बोला जाता है। और यहां पर एक आता है वाह, वाह बोला जाता है 2 स्थानों से। 2 स्थानों से किससे भाई? एक तो दंत के द्वारा और साथ के साथ ओष्ठ भी जोड़ दोगे तो बोला जाता है, ठीक है ना, दंत और ओष्ठ के द्वारा। याद रखिएगा। स्पर्श संघर्षी ये संख्या में होते हैं 4। कौन कौन से? याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका चे, छे, जय, जय, ये 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी। इनको स्पर्श संघर्षी की संज्ञा दी गई है, संख्या में 4 होते हैं, स्टार बनाइएगा इस प्रश्न पर। इन्हीं को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। अच्छा जी आगे आइएगा। देखो कई बार हमसे पूछा जाता है संवृत, क्या पूछा जाता है? संवृत स्वर के बारे में। तो हम उत्तर क्या करते हैं? संवृत के बारे में पूछा जाता है, अर्ध संवृत के बारे में पूछा, अर्ध संवृत के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा यहां पर हमसे पूछा जाएगा विव्रत के बारे में। किसके बारे में? विव्रत स्वर के बारे में, विव्रत स्वर। और यहां से पूछा जा सकता है अर्ध विव्रत के बारे में। किसके बारे में? अर्ध विव्रत के बारे में, याद रखिएगा। तो यहां से आपको क्या बताना है? असंवृत की बात करी जाए तो संवृत अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह द्वार सकरा हो, सकरा हो, कम खुला हो। 4 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये होते हैं 4। अर्ध समृद्ध छोटी ए होती है और छोटा ओ इसमें आ जाता है। कौन सा आ जाता है? छोटा ओ। अच्छा विव्रत जिसके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुला हो, बड़ा आ इसमें आता है। किसमें आता है? बड़ा आ। अच्छा जी, अर्ध विव्रत जितने भी बच गए सभी को डाल दो। छोटा आ, बड़ी आए,
छोटा ओ। अच्छा एक और बचा सा, अच्छा बड़ा ओ होगा क्या, वो बड़ा ओ। अच्छा एक और बच गया रे से ऋषि, इसको भी कई सारे मुनि समरस स्वर का भाग मानते हैं, याद रखिएगा। और रे से ऋषि अगर आपसे पूछा जाए रे से ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या बताओगे? मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? मूर्धा के द्वारा रे से ऋषि बोला जाता है, ये आपको बताना है। अगर आपसे कहा जाए मूर्धा के द्वारा और कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, एक तो ट, ठ, ड, ड, दो पाम की ड, ये पांचों किसके द्वारा बोले जाते हैं? मूर्धा के द्वारा। अच्छा याद रखिएगा। तालु के द्वारा पूछे जाते हैं, तालु के द्वारा कितने स्वर बोले जाते हैं, कितने व्यंजन बोले जाते हैं? याद रखिएगा 9 व्यंजन आते हैं तालु के द्वारा। छोटी ई, बड़ी ई, य, त, च, छ, ज, झ, इया, ये 9 व्यंजन तालु के द्वारा बोले जाते हैं, ये भी आप याद रखोगे। तालु के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है, ये आपको याद रखना चलिएगा। देखो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और होली को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है, कोई भी हुड़दंग नहीं, कोई भी हाय हुल्ला नहीं, ठीक है ना? इस होली के पावन अवसर पर आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए पूरे रजल्ट गुरु की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल सभी को बड़े सहजता से अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना है, अपने परिवार के साथ होली के इस त्योहार को मनाना है, चलेगा। अच्छा बिल्कुल, फिर हमारी मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी होली सभी।